बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज गेट ऑफिशियल में वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा पार्ट 2 है इस टॉपिक का। पार्ट 1 मैं इससे पहले करवा चुकी हूँ। मींस आपको मैंने पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ करवा दी है। हम इसकी 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं जो कि मेरे पिछले लेक्चर में हैं आपकी। आप देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके पास मौजूद होगी कि आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आज इसका हम पार्ट 2 कर रहे हैं। मींस हम कंप्लीट करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज़ को। 6 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे। 7th प्रॉपर्टी पे इसके आते हैं। 7th प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। इसका वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। 7th प्रॉपर्टीज़ की हम देखेंगे कि इसका वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को मैं एमडी लिख रही हूँ इसकी एब्रीविएशन की वजह से। अच्छा जी, अब वेरिएंस जो है प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, हमें पहले से पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर के, क्योंकि इसके पैरामीटर भी 2 होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और सिग्मा स्क्वायर इसके पैरामीटर होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि वेरिएंस जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, हम उसे ऐसे शो करते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स, और ये बराबर होता है जी सिग्मा स्क्वायर के। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अंडर रूट होता है वेरिएंस का। इसी वजह से जब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालेंगे तो इसी का अंडर रूट ले लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा जस्ट सिग्मा। अब आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन बाकायदा प्रूफ के ज़रिए निकाला गया है, लेकिन बीएस के स्टूडेंट्स या जो बाकी डिसिप्लिन, स्टैट्स के अलावा बाकी डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स जब इसको देखते हैं एज अ प्रॉपर्टी, तो उन्हें जस्ट अपने रिमेंबर रखने के लिए, याद करने के लिए ये रहता है कि मीन डेविएशन इसका बराबर होता है 4/5 सिग्मा के। मीन्स अगर आपको किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि मीन डेविएशन निकालें, तो आपने उस क्वेश्चन के अंदर सिग्मा को फाइंड आउट करना है। सिग्मा अगर आपको मालूम होगा तो आपने सिग्मा को 4/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका मीन डेविएशन निकल कर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को 4/5 से मल्टीप्लाई करने से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कन्वर्ट हो जाता है मीन डेविएशन के अंदर। ये इसकी 7th प्रॉपर्टी है। इसके बाद इसकी 8th प्रॉपर्टी आती है इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे टर्निंग आ रही हो, मतलब टर्निंग पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे हम देखते हैं, अब इसको डिस्कस करते हैं ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या चीज़ होती है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अच्छा जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होगा जी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मीनिंग है कि यहाँ पर मैं आपको पहले भी मैंने बताया कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है ये इस तरह से शेप में होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, इस ग्राफ में हर पॉइंट एक टर्निंग पॉइंट होता है। इस तरीके से ये टर्न ले रहे हैं पॉइंट, यहाँ पर हर पॉइंट टर्निंग पॉइंट है। इसके बिल्कुल सेंटर में मीन होता है, यानी वो पॉइंट जहाँ पे इसकी पीक है, सबसे ऊंचाई है, वहीं पे इसका मीन होता है, वहीं पर इसका मीडियन होता है और वहीं पर इसका मॉड होता है। इसका हर पॉइंट, यानी आप, क्योंकि ये आपके पास जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल की वजह से इसका हर पॉइंट दूसरी साइड पर उसी डिस्टेंस पे मौजूद होता है जिस डिस्टेंस पर इस साइड पर हो। मींस यहाँ पर देखें, यहाँ से अगर हम जस्ट यहाँ पे आएंगे, ये देखें टर्निंग पॉइंट है इसका, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी मूवमेंट ऊपर हो रही है। ये इसकी नीचे की तरफ, यहाँ से ये नीचे की तरफ पॉइंट हो रहा है, ये इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इसके जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मीन का मतलब है, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्टेंस यहाँ पर है वही डिस्टेंस यहाँ पर होगा। सेम जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारा अक्स नज़र आ रहा होता है, जो हम सामने होते हैं वही दूसरी साइड पर होता है। अगर ये मिरर है तो यहाँ पे जो पॉइंट है सेम उतना ही डिस्टेंस इसका यहाँ पर होगा, एग्जैक्ट फासले पर। इसीलिए कहा जाता है कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम मीन। मीन्स जितना, मतलब सिग्मा जितनी वेरिएशन चल रही है उतना ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा होगा।
जैसे आप इससे पीछे म्यू में से अगर सिग्मा को माइनस करेंगे तो पिछले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे पहुंच जाएंगे, म्यू में अगर आप सिग्मा को प्लस करेंगे तो अगले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे पहुंच जाएंगे। सिग्मा का मतलब होता है वेरिएशन, मतलब जितना डिफरेंस आ रहा है ना, अगर हम मीन में से माइनस करते जाएंगे तो आप पीछे की साइड पर आएंगे, मीन में प्लस करते जाएंगे तो हम अगले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की साइड पर चले जाएंगे। ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब वो पॉइंट जहाँ पर आपके कर्व के अंदर टर्न आ रहा है, टर्निंग पॉइंट को हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इक्वी डिस्टेंस होते हैं मीन से, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जितने डिस्टेंस पर यहाँ पर इस साइड पर मौजूद होगा वो उतने ही डिस्टेंस पर उसकी राइट साइड पर मौजूद होगा। अगला हमारे पास इसकी 9th प्रॉपर्टी आती है जी असिम्प्टोटिक कर्व। इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको अभी डिफाइन करती हूँ। असिम्प्टोटिक कर्व, असिम्प्टोटिक कर्व का मतलब है इसकी ये जो प्रॉपर्टी है ये इसकी कर्व से रिलेटेड है। कर्व मीन इसकी ये जो कर्व मैंने आपको डिफाइन की है। अब इसका असिम्प्टोटिक का मतलब क्या है, ये कर्व ये कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करती, ये हमेशा इसके साथ साथ चलती है। जिस तरह से रेल की पटरियाँ होती हैं वो साथ साथ चल रही होती हैं ना, रेल की पटरियाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों, जिस तरह से रोड के दोनों आपके किनारे हो गए, दरिया के किनारे हो गए, ये साथ साथ चलते हैं लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये टच नहीं करेंगे। इसी वजह से इस कर्व को हम कह रहे होते हैं कि ये असिम्प्टोटिक कर्व है। कभी भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व होती है वो एक्स एक्सिस को जितनी भी इसके क्लोज हो जाए हमेशा, लेकिन इसको कभी टच नहीं करेगी, बिल्कुल इसके करीब करीब से होकर गुजरेगी लेकिन इसके टच नहीं करेगी, बिल्कुल एंड पॉइंट तक इसके चली जाएगी। इसको हम कहते हैं कि ये असिम्प्टोटिक कर्व कहलाती है। इसके बाद लास्ट आती है इसकी प्रॉपर्टी जी 10th प्रॉपर्टी, जो कि इसकी कहलाती है रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। इसकी ये है जी 10th प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। ये क्या मतलब है इसकी रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी का, ये भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब यह है रिप्रोड्यूस करना, मतलब आगे मज़ीद पैदा होना, उसको हम कहते हैं रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी आपसे कहती है अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, कोई से भी वेरिएबल्स, हम उनको नेम दे देते हैं। एक हमारे पास वेरिएबल है x1 और दूसरा हमारे पास वेरिएबल है जी x2। अच्छा जी, अब x1 और x2 हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों वेरिएबल्स हमारे नॉर्मल हैं, मीन्स x1 भी नॉर्मल वेरिएबल है और x2 भी नॉर्मल वेरिएबल है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। तो अगर हम एक थर्ड वेरिएबल बनाते हैं, थर्ड वेरिएबल हम इस तरह से बनाते हैं कि हम x1 और x2 को प्लस करके एक थर्ड वेरिएबल बनाते हैं। तो ये जो थर्ड वेरिएबल आप बनाएंगे ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये इसकी कहलाती है रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इसका मीन जो होगा इन दोनों के मीन को प्लस कर कर आएगा, μ1 प्लस μ2, और इसका जो वेरिएंस होगा वो भी इन दोनों के वेरिएंस को प्लस करके आएगा। मीन्स रिप्रोड्यूस करना, सेम वही चीज़ बनाना जो आपके, जिस तरह से हम कहते हैं ना इन ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस का मतलब है कि आगे इंसान जो बनते हैं सेम इंसानों की तरह होते हैं या जानदार जो बनते हैं। अब ये इसी तरह से शो कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी में कि अगर आपके वेरिएबल्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो जब आप उनको प्लस करेंगे ना, तो प्लस करने के बाद जो आपके पास नया एक वेरिएबल आएगा, नया डाटा बनकर आएगा, वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो आपको उस डाटा के लिए नए सिरे से काम करने की ज़रूरत नहीं है कि उस डाटा का आप अलग से मीन निकालें, उसका अलग से वेरिएंस निकालें। आप जस्ट जो आपके पास पहले से वेरिएबल्स के मीन मौजूद हैं उन दोनों को प्लस कर लें और उन दोनों के वेरिएंसेस को प्लस कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो नया वेरिएबल आपने इन दोनों को ऐड करके बनाया ना, इसका मीन और इसका वेरिएंस निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक क्लोज होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपके पास हेडिंग्स और यानी आपने अंदर के जो है फार्मूले हैं ये याद करने हैं। ये फार्मूले डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करने होते हैं। इससे पहले मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बड़े डिटेल में बताया था कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के बराबर होती है, और ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मींस जो इसका पॉइंट इधर होगा वही सेम पॉइंट इधर होगा। यहाँ पे माइनस के ऊपर जो प्रोबेबिलिटीज़ निकल कर आएंगी वही चीज़ प्लस वाली वैल्यूज़ में प्रोबेबिलिटीज़ निकल कर आएंगी। हमने एक और पढ़ा था कि इसका स्पेशल एरिया अंडर द कर्व, वो भी बड़े डिटेल में मैंने अपनी पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। तो आप मेरी पिछली वीडियो से देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पर ये इसकी पार्ट 2 में ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हमारी रह गई थी, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊँगी कि आपने किस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।